आज से करोड़ों साल पहले जब हमारी पृथ्वी वजूद में आई, तब पृथ्वी पर किसी भी लिविंग क्रिएचर का रहना इम्पॉसिबल था। लेकिन करोड़ों साल बीतते गए और धीरे धीरे पृथ्वी का एनवायरनमेंट सुधरने लगा और पृथ्वी पर आज हम जैसे इंसान अस्तित्व में आए। हम जैसे करोड़ों प्रजातियां भी अस्तित्व में आई। बहुत से क्रिएचर दुनिया से विलुप्त भी हो गए, जैसे कि डायनासोर और कई जात के मैमल्स जो दुनिया में से विलुप्त हो चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि दुनिया का सबसे पहला इंसान कौन था जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया में 8.1 बिलियन लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो में इसी बात के सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। मेरा नाम है रिजवान लुहार और स्वागत है आपका मेरे एक नए एपिसोड में। बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आपने बंदरों वाली कहानी तो जरूर सुनी होगी कि इंसान सबसे पहले बंदर थे और बंदर में से धीरे धीरे इवॉल्व होके वो इंसान में तब्दील हो गए। सबसे पहले जानते हैं हम इस बंदर वाली कहानी की पूरी सच्चाई। इसे कहते हैं थियोरी ऑफ एवोल्यूशन। साइंस के अनुसार अगर आप एवोल्यूशन के ट्री में टाइम में पीछे चलते जाएंगे तो आपको सभी के कॉमन एंसेस्टर मिलेंगे। इंसानों बंदरों का एक कॉमन एंसेस्टर, इंसानों और गाय भैंसों का एक कॉमन एंसेस्टर, सारे जानवरों और सारे पेड़ पौधों का एक कॉमन एंसेस्टर। पीछे हम टाइम में जाते ही गए तो इन सब की शुरुआत होती है तकरीबन 4 बिलियन साल पहले। धरती पर नज़ारा उस वक्त कुछ और ही था। कोई कॉन्टिनेंट्स नहीं थे अर्थ पर। धरती के चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी था और इसी पानी में लाइफ की शुरुआत होती है। सबसे पहला ऑर्गेनिज्म कौन सा था? साइंटिस्ट ने सिंपल नाम दिया है इस फर्स्ट ऑर्गेनिज्म को। साइंटिस्ट ने इसे बुलाया है फर्स्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर। शॉर्ट फॉर्म में हो गया FUCA। उस वक्त कोई जीन्स नहीं थी, कोई DNA नहीं था, बस फ्री फ्लोटिंग न्यूक्लियोटाइड्स थे जो कि एक RNA में असेंबल हुए। इस RNA ने एक मॉलिक्यूल बनाया PTC नाम से और ये सेल्फ ऑर्गेनाइज कर गया जिससे फूका बना। हम सबका ये पहला एंसेस्टर एक सेल भी नहीं था। आज के दिन हम एक सेल को बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ कहते हैं, लेकिन अगर ये फूका एक सेल भी नहीं था तो क्या ये एक जिंदा चीज भी थी? लिविंग था या नॉन लिविंग था? इमेजिन करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन एक वायरस को इमेजिन करो। वायरस को ना तो लिविंग कहा जाता है ना नॉन लिविंग कहा जाता है। अपने आप में वायरस ग्रो या रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता जब तक ये किसी होस्ट की बॉडी में ना आए। कुछ ऐसा ही इमेजिन कर लो यहाँ पर। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि इस शुरुआत के हिस्से में ही पूरा वीडियो बन सकता है। अगर आपको इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मैं अलग से आपके लिए बना दूंगा। वीडियो में अभी हम आगे चलते हैं। 3.8 बिलियन ईयर्स पहले फूका इवॉल्व हो जाता है एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में जिसे हम बुलाते हैं लूका, लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर। यानी जितने भी लिविंग थिंग्स है धरती पर, पेड़ पौधे, जानवर, बैक्टीरिया, फंगाई, इन सब का एक कॉमन एंसेस्टर था जो कि लूका है। साइंटिस्ट मानते हैं कि ये एक प्रोकैरियोटिक माइक्रोब रहा होगा जिसमें एक सेल मेम्ब्रेन भी था। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में क्या फ़र्क है आपने स्कूल में पढ़ा ही होगा। यूकैरियोट्स के सेल में एक प्रॉपर न्यूक्लियस होता है, प्रोकैरियोट्स में कोई प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता। साइंटिस्ट ने अंदाजा लगाया कि इस लूका में करीब 355 जीन्स थी और ये 355 जीन्स आज के दिन हमें हर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है जो कि जिंदा है इस धरती पर। ये एक बड़ी नई डिस्कवरी है। सिर्फ जुलाई 2016 में ही साइंटिस्टों ने इस बात का पता लगाया था। साइंटिस्ट का मानना है कि जो वायरसेस हम आज के दिन देखते हैं वो वायरसेस या तो लूका के पहले शुरू हुआ होगा या फिर लूका के साथ ही इवॉल्व करना शुरू किया होगा। ऊपर आए तो लूका का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है हमें सेल डिवीजन के द्वारा और काफी मिलियंस ऑफ सालों बाद एवोल्यूशन हुआ जब लूका ब्रांच में बढ़ गया, बैक्टीरिया और आर्किया। ये दोनों माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो एक दूसरे से काफी सिमिलर है। बस फर्क ये है कि सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मामले में इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। बिलियन साल आगे चले तो एक खास किस्म का बैक्टीरिया उभर कर आया इवोल्यूशन के चलते, साइमोबैक्टीरिया। ये पहला बैक्टीरिया होता है जो कि फोटोसिंथेसिस कर पाता है, यानी कि धूप के इस्तेमाल से एनर्जी को जनरेट करना। इसमें पानी को भी एक फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है
जिसमें एंड प्रोडक्ट निकलता है ऑक्सीजन। जब ढेरों ऐसे साइनोबैक्टीरिया समुद्र में मौजूद होते हैं जो फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं, तभी ऑक्सीजन हवा में रिलीज होती है। इस इवेंट को बुलाया जाता है द ग्रेट ऑक्सीजन इवेंट, और इसी के बाद ही धरती के एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन का लेवल देखने को मिलता है। ये इवेंट हुआ था आज से करीब 2.2 बिलियन साल पहले। तो एवोल्यूशन होती है यहाँ पे एक डीएनए को स्ट्रॉन्ग और प्रोटेक्टेड बनाने की, और इसी के चलते एक सेल में न्यूक्लियस की फॉर्मेशन होती है। सेल के अंदर एक जगह डीएनए को रखा जाता है ताकि इसे प्रोटेक्ट किया जा सके। कई मिलियंस ऑफ ईयर बाद जो बाहर का एरिया था साइनोप्लाज्मा, उसमें भी हमें इवोल्यूशन देखने को मिलता है। कुछ टाइप का साइनोबैक्टीरिया क्लोरोप्लास्ट में बदल जाता है। यही कारण है कि आज के सारे पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं, और यहाँ से जन्म होता है प्लांट किंगडम का। दूसरी तरफ क्योंकि ऑक्सीजन भरपूर मौजूद थी एटमॉस्फेयर में, तो एक प्राचीन बैक्टीरिया सोचता है कि क्यों ना इस ऑक्सीजन को काम में लाया जाए, क्यों ना मैं इस ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके एनर्जी जनरेट करूं। और यहाँ शुरुआत होती है एरोबिक रेस्पिरेशन की। ये बैक्टीरिया जाके एक और आर्किया के अंदर डेवलप होना शुरू होता है, और यहाँ जन्म होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, जिसे हम आज के दिन बुलाते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। सारे यूकेरियोट्स में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। आगे चल के ये यूकेरियोट्स 3 और सब ब्रांचों में स्प्लिट हो जाता है, एनिमल किंगडम, फंगाई किंगडम और एल्गी। एल्गी को प्रोटिस्टा भी बुलाया जाता है, जहां आप विजुअलाइज कर सकते हो कि हमारा ट्री ऑफ लाइफ जन्म ले रहा है। पहले 3 ब्रांचेस है, बैक्टीरिया, यूकेरिया और आर्किया, और फिर ये यूकेरिया के ब्रांचेस निकलते हैं प्लांट्स, एनिमल्स, फंगाई और एल्गी में। साइंटिस्ट के बीच में अभी भी ये चर्चा का मुद्दा है कि आर्किया से यूकारियोट्स निकला था या फिर आर्किया और यूकारियोट्स दोनों एक ही ब्रांच के 2 सेपरेट ब्रांचेस हैं जिनका एक कॉमन एंसेस्टर था। ये सब सुनकर एक चीज आपके दिमाग में आ रही होगी कि भाई कहाँ हमने बंदरों में से इंसान बनने की बात करी थी, और यहाँ तो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आगे ही नहीं बढ़ पा रहे। कहानी पर वापस आए तो 900 मिलियन साल पहले एक मल्टी सेल्यूलर लाइफ का जन्म होता है। क्यों होता है, इसके पीछे का कारण भी एवोल्यूशन है। सर्वाइवल के लिए देखा जाता है कि सर्वाइवल करना आसान है जब सेल एक ग्रुप में रहे। अकेले अकेले यूनिसेल्यूलर बनने की जगह एक मल्टी सेल्यूलर बने तो उसके सर्वाइवल का चांस बढ़ जाता है। इसलिए मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म हमें देखने को मिलते हैं। करीब 555 मिलियन साल पहले हमें कॉमन एंसेस्टर दिखना मिलता है सारे जानवरों का। इसका नाम है इकारिया वार्यूटिया, जिसका साइज एक चावल के दाने से भी छोटा है। ये एक बायोलेटरल फॉर्म था जिसका आगे का साइड भी था और पीछे का साइड भी था। बायोलेटरल का मतलब सिमेट्री होती है, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टली सिमेट्रिक होगा जानवर, यानी सभी जानवरों में एक राइट साइड होती है, एक लेफ्ट साइड होती है, और वो दोनों साइड एक दूसरे से सिमिलर होती है। बहुत कम एक्सेप्शन है इसमें, एक स्टारफिश जिसमें बायलेटरल सिमेट्री की जगह रेडियल सिमेट्री होती है। सारे जो जानवर होते हैं वो बायलेटरल होते हैं, इंसान हो, सुअर हो, स्पाइडर हो या बटरफ्लाई हो। साइंटिस्ट को साउथ ऑस्ट्रेलिया में ये फॉसल्स मिले, और उन्होंने फॉसल्स की जब डेटिंग की तो पाया कि ये कोई एक क्रिएचर था जो 555 मिलियन ईयर्स पुराना था, और ये बायलेटरल भी था। अभी तक का ये सबसे पुराना ऑर्गेनिज्म हो गया है जो कि डिस्कवर हो पाया है, इसलिए इसे सारे एनिमल का एंसेस्टर भी माना जाता है। फिर डेवलपमेंट शुरू होती है वर्टिब्रेट की, यानी स्पाइन की। सारी मछलियां, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स को वर्टिब्रेट्स कहा जाता है क्योंकि इनमें रीढ़ की हड्डी होती है जिसमें स्पाइन होती है। पहली स्पाइन की डेवलपमेंट होती है 480 मिलियन साल पहले। एक तरह की मछली थी आरंडेस्पिस नाम से। फिर डेवलपमेंट होती है 4 पैरों की। जिन जिन जानवरों में 4 पैर होते हैं उन्हें टेट्रापोड्स बुलाया जाता है, और ये डेवलपमेंट भी पानी के अंदर ही होती है। अभी तक हम इस कहानी में जमीन पर नहीं आए। 375 मिलियन ईयर्स पहले ये मछली पाई जाती है जिसे नाम दिया गया यूस्थेना पिट्रियन। ये करीब 6 फीट लंबी मछली है जिसका जबड़ा बहुत ताकतवर था, दांत बहुत नुकीले थे, और इसका कनेक्शन बताया जाता है आज के दिन सारी मछलियों और लैंड वर्टिब्रेट्स के पीछे। फिर एक दिन मछली कहती है कि डर के आगे जीत है, और वो पानी से बाहर छलांग लगा देती है। मजाक कर रहा हूँ, असल में एवोल्यूशन ऐसे काम नहीं करता। इस जानवर को देखिए, इसका नाम है टिक्टालिक रोसे। ये 2004 में डिस्कवर किया गया था। इसके बड़े 4 फिन्स सपोर्ट कर पाए कि ये एक जमीन पर रह पाए। रेप्लिस्टिकली हुआ क्या होगा कि ये जानवर सैलो समुद्र में रहता होगा। कई बार क्लाइमेट चेंजेस की वजह से समुद्र पीछे चला गया और इसे जमीन पर मजबूरन आना पड़ा और सर्वाइव कर पाया ये वहां पर।
इसका स्कल क्रोकोडाइल जैसा था तो ये बाइट करके खाना खा सकता था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि सारे ऑर्गेनिज्म पानी से जमीन पर मूव कर गए। एवोल्यूशन कभी भी लीनियर प्रोग्रेशन नहीं होती, मतलब एवोल्यूशन कभी भी एक डायरेक्शन में नहीं चलती, एवोल्यूशन हर डायरेक्शन में हो सकती है। इस टिक्टालिक की रिलेटिव थी ये मछली किकिटानिया वाकेट। इसके बारे में माना जाता है कि ये कुछ समय के लिए जमीन पर आई और कंडीशन को एडेप्ट न कर पाई और वापस समुद्र के अंदर चली गई। मेंढक और सैलामेंडर जैसे जीव जो पानी में भी रह सकते हैं और जमीन पर भी रह सकते हैं। फिर एवोल्यूशन होती है रेप्टाइल्स की, सांप, टर्टल्स, एलिगेटर्स, क्रोकोडाइल्स, लिजर्ड्स। इसी ब्रांच से आगे जाके डायनासोर भी आते हैं। डायनासोर्स आते हैं करीब 230 मिलियन ईयर्स पहले। और डायनासोर्स की एवोल्यूशन की कहानी आप जानना चाहते हैं तो मैं इसके लिए पूरा डिटेल में वीडियो बना दूंगा। आगे चले तो 225 मिलियन साल पहले 20 सेंटीमीटर लंबा एक चूहे जैसा जानवर दिखने को मिलता है। इसे नाम दिया गया ब्रासिलोडोन कॉन्ड्रांगुलरिस, जिसे अब दुनिया का ओल्डेस्ट मैमल माना जाता है। और ये डिस्कवरी दोस्तों 2022 में ही हुई है। इससे पहले साइंटिस्टों को लगता था कि सबसे ओल्डेस्ट मैमल था मोर्गानोकोडोन, जो चूहे के जैसा दिखता था। ये 205 मिलियन ईयर्स पहले एक्सिस्ट करता था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये अंडा दिया करता था। जैसा कि हम जानते हैं कि मैमल्स वो जानवर है जिनके बच्चे माँ का दूध पिया करते हैं। इंसान, बंदर, कुत्ते, बिल्लियाँ, टाइगर, शेर, ये सारे मैमल्स होते हैं। अब हम टाइमलाइन के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट में आते हैं, क्योंकि इस समय पर डायनासोर्स का एक्सटिंक्शन हो चुका था। एस्ट्रॉइड ने सारे डायनासोर को खत्म कर दिया था, लेकिन इसका मतलब था कि अब सारे मैमल्स को उभर कर आने का मौका मिलेगा। धरती के इकोसिस्टम में बहुत सारी खाली जगह बच गई जहां पे मैमल्स फिट बैठ सकते थे। साइंस जर्नल में पब्लिश की गई थियरी में बताया है कि प्लेसेंटल मैमल्स के अच्छे दिन तभी शुरू हो गए थे जब डायनासोर्स का एक्सटिंक्शन हुआ। अगर ये ना होता तो प्लेसेंटल मैमल्स में डाइवर्सिटी कभी नहीं देखने को मिलती। इंसान कभी शायद एक्सिस्ट ही नहीं कर पाते। और जैसे सदियां बीतती गई वैसे मैमल्स ने अपने आप को इन्वायरमेंट में ढालना शुरू कर दिया और फिर बंदर की उत्पत्ति हुई और उसी में से एक प्रजाति निकल कर आई, होमो सेपियंस। साइंस के अनुसार होमो सेपियंस ही हमारे पूर्वज है और धरती पर सबसे पहला सोचने और समझने वाला जीव भी होमो सेपियंस ही था। सर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि रिलीजियन के बिना साइंस लंगड़ा है और साइंस के बिना रिलीजियन अंधा है। तो हमने साइंस में तो जान लिया, लेकिन अब हम जानेंगे रिलीजियन में। रिलीजियन मानव की उत्पत्ति के बारे में क्या कहता है, तो सबसे पहले हम हिंदू धर्म से जानेंगे। हिंदू धर्म के अनुसार ब्रह्मा जी ने अपनी शक्ति को 2 हिस्से में बांट दिया, जिसके एक हिस्से का नाम था का और दूसरे हिस्से का नाम था या। एक से पुरुष स्वयंभू मनु और दूसरे हिस्से से स्त्री, जो कि शत्रुपा नाम रखा गया। अन्य मान्यता के हिसाब से ये भी कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के तप से रुद्र उत्पन्न हुए, जो आधा नारी स्वरूप और आधा पुरुष का स्वरूप बन गया और उसकी शक्ति को अलग कर एक से स्वयंभू मनु और दूसरे से शत्रुपा की उत्पत्ति हुई। हिंदू धर्म के अनुसार फिर यहाँ से ही दुनिया के मानव जाति की शुरुआत हुई। अब आगे चलते हैं और जानते हैं कि क्रिश्चियनिटी इसके बारे में क्या कहती है। गॉड ने सबसे पहले एक मेल को बनाया जिसका नाम था एडम, और एडम को बनाने के बाद गार्डन ऑफ ईडन में प्लेस कर दिया। इस गार्डन में 2 पेड़ लगे हुए थे। पहले पेड़ का नाम ट्री ऑफ लाइफ और दूसरे पेड़ का नाम ट्री ऑफ नॉलेज ऑफ गुड एंड एविल। गॉड ने कहा जो खाना है खा लो, बस इस दूसरे पेड़ से कोई फल तोड़कर मत खाना, बस मेरी एक यही कंडीशन है। फिर गॉड ने सोचा कि एक आदमी अकेला बड़ा लोनली फील करेगा, कोई ना कोई हेल्पर जरूर होना चाहिए इसके साथ। तो इसके बाद फिर गॉड ने जमीन से जानवरों और चिड़ियाओं को बनाया, लेकिन कोई भी सूटेबल हेल्पर नहीं था। फिर गॉड ने एडम को सोने भेजा और जब वो सो रहा था तो उसकी बॉडी से एक हड्डी निकाली और उस हड्डी से औरत को बनाया और उस औरत का नाम एडम ने ईव रखा। ईव को ईवा भी बुलाया जाता है, जिसका मतलब लाइफ होता है। एक दिन क्या होता है कि एक सांप आकर ईव को बहकाने की कोशिश करता है कि ये फॉरबिडन फ्रूट को खा लो। ये जो पेड़ है जिसको लेकर गॉड ने कहा कि उसका कोई फल नहीं खाना, इसे खा लोगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएगी, तुम बिल्कुल गॉड जैसे हो जाओगे। बहकावे में आकर ईव उस फल को खा लेती है और अपने हस्बैंड एडम को भी खिला देती है। और जब गॉड को ये चीज पता चलती है तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है। गुस्से में वो उन्हें श्राप देते हैं। सांप को कर्ज किया जाता है कि अब वो पूरी जिंदगी अपने पेट के बल ही क्रॉल करता रहेगा और धूल मिट्टी खाएगा पूरी जिंदगी। औरत को श्राप दिया जाता है कि उसे बच्चे पैदा करने होंगे और बच्चे पैदा करते वक्त बहुत भारी लेबर पेन्स होंगे, दर्द होगा। और एडम को श्राप दिया जाता है कि पूरी जिंदगी उसे काम करते रहना पड़ेगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा खाना खाने के लिए। और इसी के साथ साथ गार्डन ऑफ ईडन से एडम और ईव दोनों को बाहर निकाल फेंका जाता है।
और वो अपनी बाकी की जिंदगी धरती पर बिताते हैं और यहीं से ही मनुष्य जाति की शुरुआत होती है। ऐसी ही सिमिलर सी स्टोरी है कुछ इस्लाम धर्म में भी। बस फर्क इतना होता है कि यहाँ पर एडम की जगह नाम होता है आदम और अल्लाह उन्हें मिट्टी से बनाते हैं। जो सांप बहकाने के लिए आया था उसकी जगह शैतान होता है और ऐसे ही अल्लाह आदम से नाराज हो जाते हैं और उन्हें जन्नत से धरती पर भेज देते हैं और फिर शुरुआत होती है मनुष्य जाति की। दोस्तों, रिलीजन और साइंस दोनों अलग अलग विचार रखते हैं, लेकिन यहाँ पर मेरा ओपिनियन ये है, आज दुनिया में कई गैजेट्स बनाए गए हैं इंसानों के द्वारा जिसकी बनावट इतनी कॉम्प्लेक्स है कि उनको बनाने में हमको सदियां बीत गई। और आज इस दुनिया में जितने भी गैजेट्स और मशीनें बनाई गई उन सबके इंसान क्रिएटर्स भी हैं, लेकिन इन सबसे भी कॉम्प्लेक्स है ये पूरा यूनिवर्स और हम इंसान, जिनकी बनावट इतनी कॉम्प्लेक्स है कि साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर इंसान को इवॉल्व होने में अगर नैनो मिली सेकेंड का भी एरर आ जाता तो आज इंसान एग्जिस्ट ही नहीं कर पाते। फिर ऐसा क्यों लगता है कि इंसान अपने आप पैदा होकर खुद ही इवॉल्व हो गए? हो ना हो इसके पीछे जरूर एक क्रिएटर का हाथ हो सकता है, जिसको हम अपनी अपनी भाषा में भगवान, अल्लाह और गॉड कहते हैं। और आपका इस बारे में क्या कहना है? क्या हम बंदर में से पैदा हुए थे या फिर हमें किसी क्रिएटर के द्वारा बनाया गया है? कमेंट में लिख के मुझे जरूर बताना। आज का हमारा वीडियो यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन देखने को मिले। अब मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।